आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं, जो है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु को सीखने के लिए हम सब लोगों को सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझकर चलता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को शायद एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स थोड़े बहुत आते होंगे और थोड़े बहुत नहीं आते होंगे। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक व्यक्ति का जब जन्म होता है, उस व्यक्ति के जन्म के दौरान जिस भी जगह पर वो पैदा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आसमान के अंदर जितने भी प्लैनेट्स है, उनकी जो भी पोजीशन होती है, उन पोजीशन की पिक्चर ले ली जाती है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ले लिए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति की पर्टिकुलर कुंडली बनाई जाती है। इसमें थोड़ा और इजी तरीके से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो ये कंप्लीट एक सर्कल जो होता है, कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। उस 360 डिग्री के सर्कल के अकॉर्डिंगली जो 9 प्लैनेट्स हैं, वो अपने अपने अलग अलग कहीं ना कहीं भी किसी ना किसी स्थान पर तो होते होंगे। वो जिस किसी भी स्थान पर होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली उनको एक पर्टिकुलर डिग्री के अंदर बांट दिया गया, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड को, इस 360 डिग्री के सर्कल को, इस सर्कल को 360 डिग्री के अंदर बना दिया गया और हर एक पॉइंट को एक पर्टिकुलर डिग्री दे दी गई। अब प्लैनेट्स कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे हैं, प्लैनेट्स रुक तो रहे नहीं है, प्लैनेट्स कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे हैं। जिस समय पर आपका जन्म हुआ, उस समय पर एक पर्टिकुलर प्लैनेट किस डिग्री पर था, आसमान में किस जगह पर था, उसके अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति की कुंडली के अंदर लिखा जाता है। एक कुंडली के अंदर इन डिग्रीज के अकॉर्डिंगली किस तरीके से लिखा जाता है। बेसिकली आप सब लोगों ने सुना होगा कि 12 घर होते हैं और 12 राशियां होती हैं। तो ये जो घर होते हैं, 12 घर होते हैं, इनको भी पर्टिकुलरली 30-30 डिग्रीज के अंदर बांट दिया गया, और जो 12 राशियां होती हैं उनको भी 30-30 डिग्री के अंदर बांट दिया गया। तो एक डीपर कैलकुलेशन है कि जब एक व्यक्ति एक जगह पर जन्म हुआ, उसके अकॉर्डिंगली किस घर में कौन सा प्लैनेट आना चाहिए और किस घर में कौन सी राशि आनी चाहिए, जिससे एक व्यक्ति की कुंडली बनती है। अब एक कुंडली दिखती कैसे है? ये एक बॉक्स होता है, इसमें हम लोगों ने एक क्रॉस लगाया और एक सेंटर में हम लोगों ने काइट बना दिया। एक कुंडली इस प्रकार से दिखती है, जिसमें 12 घर होते हैं। 12 घरों में ये पहला घर होता है, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा घर, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घूमते आते हैं, 5वां घर, छठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां, 10वां, 11 और 12। ये 12 घर होते हैं। आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडली जब भी बनाई होगी, उस कुंडली के अंदर ये जरूर देखा होगा कि उसके हर एक घर के अंदर कुछ ना कुछ नंबर भी दिखाई देते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर यहाँ पर 7 दिखाई दे रहे हैं, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 एंड सो ऑन, इस तरीके से दिखाई देते हैं। राइट? बहुत ही सहजता से स्क्रैच से शुरू कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को कुंडली एटलीस्ट देखनी भी आ जाए। तो इस तरीके के नंबर्स दिखाई देते हैं। अब बड़े ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। ये जो घर है ना, ये घर फिक्स्ड होते हैं। ये जो राशियां हैं, ये मूवेबल होती हैं, क्योंकि राशियां मूव कर रही हैं। राइट? अब इसी के साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ होता होगा, MEJUVESU, ऐसे ऐसे करके लिखा होता है। तो ये प्लैनेट्स होते हैं। ME मतलब मरकरी, JU मतलब जुपिटर, VE मतलब वीनस, SU मतलब सन एंड सो ऑन। राइट? एक कुंडली के अंदर किन किन चीजों का प्रभाव होता है? एक कुंडली के अंदर 12 हाउसेस का प्रभाव होता है, 12 राशियों का प्रभाव होता है। अब ये जो हमने नंबर लिखे हुए हैं ना, ये सारी राशियां हैं। हम लोग अभी इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद 9 प्लैनेट्स का प्रभाव होता है और 27 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। आज की क्लास में सब लोग एक चीज जरूर जान लेंगे, जिस व्यक्ति ने आज तक एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं जाना,
वो भी आज की क्लास के बाद एस्ट्रो वास्तु तो एटलीस्ट ढंग से कर ही लेगा। मैं इसी सहजता से पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों को मेरा सिर्फ एक चीज में साथ देना होगा, बस उस सहजता के साथ चलते जाना और आराम से सुनते जाना और पढ़ते जाना। तो किसी भी व्यक्ति की इस तरीके से कुंडली दिखती है। 12 घर, 12 राशियां, 9 प्लैनेट्स और 27 नक्षत्र आप लोगों को आपके जीवन के अंदर इंपैक्ट करते हैं। लेकिन मूल मूल के अंदर ये कुंडली को देखना कैसे है और पढ़ना कैसे है, हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हम देखेंगे 12 घरों को। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को आप सब लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति का वास्तु करने के लिए जाएंगे, तब हम किसी व्यक्ति की कुंडली से ये देखेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आ कहां से रही है। अगर आपने इस चीज को एक बार के लिए मैप करना सीख लिया तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम 12 घरों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सब लोग इस चीज को आराम से अपनी अपनी नोटबुक के अंदर बना लेंगे। जो भी लोग नए हैं, जिन लोगों ने कुंडली कभी नहीं देखी, सिंपली इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, क्रॉस लगाएंगे और सेंटर में एक काइट बनाओगे, तो आप लोगों के पास एक कुंडली बन जाएगी। इसके बाद आप लोगों को क्या देखना है? दिस इज फर्स्ट हाउस, दिस इज सेकेंड हाउस, दिस इज थर्ड हाउस, फोर्थ। क्योंकि जितने भी नए लोग होते हैं उन्हें हाउसेस आइडेंटिफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है कि ये कौन सा घर है, ये कौन सा घर है, ये कौन सा घर है। तो ये 12 घर होते हैं, राइट। ये 12 घरों के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? हमारे जीवन के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, उन सारी की सारी घटनाओं के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये 12 घर ही। कोई भी एक इवेंट जो हमारे जीवन के अंदर घटित होगा, वो इन 12 हाउसेस के अकॉर्डिंगली ही घटित होगा। पहला घर, पहला भाव क्या कहता है? पहला घर आपको आपके बारे में बताता है। पहला घर आपको ये बताता है कि आप कैसे हैं, मैं कौन हूं, इसके बारे में हमें बताता है हमारा पहला घर। हमारी बॉडी के बारे में बताता है पहला घर। हमारे प्रोस्पेरिटी के बारे में बताता है। अगर कोई भी एक व्यक्ति ये कहता हो कि मेरे जीवन के अंदर कोई प्रोस्पेरिटी नहीं है, जीवन रुक सा गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जीवन के अंदर चल रही हैं, वो सारी की सारी चीजें पहला घर बताता है। पहला घर हमारी अपीयरेंस के बारे में भी बताता है, हम दिखते कैसे हैं। पहला घर किसी व्यक्ति की नेचर के बारे में भी बताता है कि इस व्यक्ति की नेचर कैसी होगी। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसके लिए भी हम सबसे पहले फर्स्ट हाउस ही देखते हैं। तो इस चीज को आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल इन ऑल, जो फर्स्ट हाउस है ये आपके बारे में बताता है कि आप कौन है। ये पहला घर आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है ना कि मेरी लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब होगी, तो आप उस व्यक्ति की कुंडली का पहला घर सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद दूसरा घर। दूसरा घर किस चीज को दर्शाता है? दूसरा घर दर्शाता है सबसे पहले आपकी वेल्थ को। आप लोग इस चीज को साथ साथ में लिखते रहें। नॉर्मली 2 कॉलम्स बना लीजिए। एक कॉलम बना लेंगे एट्रीब्यूट्स का और दूसरा कॉलम बना लेंगे प्रॉब्लम्स का, कि जब भी किसी व्यक्ति को इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कौन सा घर देखना है, आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो दूसरा घर है आपकी वेल्थ का। जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे पैसे से संबंधित बहुत दिक्कत है, मेरा पैसा सेव नहीं हो रहा, मेरी डेली इनकम में प्रॉब्लम है, मुझे मेरी वेल्थ अक्यूमुलेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही, जब जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तो हम सेकंड हाउस को डेफिनेटली देखेंगे देखेंगे। उसके बाद दूसरा घर है हमारी स्पीच का, हमारी वाणी का। जब भी किसी व्यक्ति की वाणी को आप कोरा करारा देखो, जब भी किसी व्यक्ति की वाणी को आप किसी ऐसे तरीके से देखो कि ये सही नहीं बोलता, या आपको उस व्यक्ति की वाणी सुधारनी हो क्योंकि उसका काम ही बोलने का है। जैसे कि मेरा मेरा मेजर काम क्या है? आप लोगों को पढ़ाना, बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से वार्तालाप करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वाणी आपकी दर्शाती है दूसरा घर। उसके बाद
दूसरे घर में हम लोग अपने टेस्ट को भी देखते हैं। ये व्यक्ति का टेस्ट किस तरीके का है। जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा, मेरे टेस्ट बड्स खराब हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को टेस्ट के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। बहुत सारे लोगों को टंग के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो वो सारी चीजें आप दूसरे घर से ही देखते हैं। दूसरा घर आपके कुटुंब का भी है, आपके परिवार का भी है। जब भी आप देखो कि आपके कुटुंब में, आपके परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हो, तो आपको हमेशा दूसरा घर देखना है कि दूसरे घर में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि मेरा कुटुंब मेरे से अलग होता जा रहा है। दूसरे घर को जब भी हम देखते हैं तो दूसरे घर में हम लोग अपने फाइनेंसिस को देखते हैं। दूसरे घर में हम लिक्विड कैश को देखते हैं। दूसरे घर में हम अपनी सस्टेनेंस को देखते हैं। अब ये सस्टेनेंस किस प्रकार से होती है? सस्टेनेंस का मतलब, अगर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे पास कोई पैसा है ही नहीं, मेरे तो जीवन में जीने के लारे पड़े हुए हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने जीवन को चलाऊंगा कैसे, यानी कि उसके पास बहुत सारा कैश क्रंच हो गया, तब भी हम दूसरे घर को ही देखते हैं। दूसरे घर से हम बैंक अकाउंट को देखते हैं। दूसरे घर से हम फूड हैबिट्स को देखते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे दूसरे घर से देखी जाती हैं, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स भी दूसरे घर से देखी जाती हैं। जब भी हम बात करते हैं तीसरे घर की, तीसरा घर है हमारे एफर्ट्स का, हमारे करेज का। अब देखिए कितनी सुंदर है ये चीजें, और कितना सुंदर है एस्ट्रो वास्तु। एक व्यक्ति कहता है ना कि मेरा ना किसी काम करने के लिए मेरे में हिम्मत ही नहीं पड़ती। आजकल पता नहीं अंदर का मेरा करेज कहाँ चला गया, मैं किसी चीज में ज्यादा मेहनत लगाता ही नहीं। तीसरा घर है आपके यंगर सिबलिंग्स का। आपकी यंगर सिबलिंग्स के साथ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आप तीसरे घर को ही देखेंगे। तीसरे घर की जब भी हम बात करते हैं तो हम डॉक्यूमेंटेशन को भी देखते हैं। एक व्यक्ति की डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, सपोज उसने कोई कंपनी रजिस्टर कराई, डॉक्यूमेंटेशन आगे ही नहीं बढ़ रही। सपोज करिए उसको बाहर जाना है, वीजा लगवाना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई। वो व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, उसको डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी हम तीसरे घर से ही देखते हैं। तीसरा घर आज के युग का ब्रह्मास्त्र है। तीसरा घर है ऑनलाइन वर्किंग का। अगर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन काम कर रहा है, उसको अपने जीवन को और बेहतर करना है, तो उसके लिए भी हम तीसरे घर को एक्टिवेट करते हैं, ताकि उस व्यक्ति की ऑनलाइन वर्किंग और बेहतर हो जाए। उसके बाद आ जाता है चौथा घर। चौथा घर हमारी माँ का घर है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आ गया, बड़े, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति आपके पास आ गया, आप उसकी कुंडली देखकर उसके घर की दिशा में ये बता पाओगे कि तुम्हारी मदर की तबीयत क्यों खराब रहती है, एक व्यक्ति की कुंडली के अकॉर्डिंगली। वहीं पर जो चौथा घर है, ये हमारे घर का भी है, हमारा खुद का घर। एक व्यक्ति कहता है जी सर, घर में बहुत ग्रह क्लेश रहते हैं। अब उसमें आप किस व्यक्ति की कुंडली उठाओगे? जो व्यक्ति आपके पास आया है, आप उसी की कुंडली देखकर देख लोगे, क्योंकि परेशान तो वो है। जो 2 लोग 3 लोग घर के अंदर लड़ रहे हैं, वो तो परेशान ही नहीं है, इसको तो समझ आ गई है। इसको परेशानी है, तो आप इसकी कुंडली के अकॉर्डिंगली चेक कर लोगे। चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी का भी है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं बन रही, मेरा नया घर नहीं बन रहा, मेरा नया ऑफिस नहीं बन रहा, प्रॉपर्टी में मुझे फायदा ही नहीं मिलता, उसके लिए आप उस व्यक्ति के चौथे घर को देखोगे। चौथा घर एक व्यक्ति के लिए लग्जरीज का भी है। चौथा घर लग्जरीज का भी है, एक व्यक्ति के जीवन में खूब सारी लग्जरीज लेकर आता है। फोर्थ हाउस, चौथा घर आपके डोमेस्टिक कंफर्ट का भी है। चौथा घर आपके पीस का भी है। ये हमारी प्राइम एजुकेशन का भी है। प्राइम एजुकेशन मतलब ओवरऑल एजुकेशन को आप इससे देख सकते हो, आपकी पढ़ाई का है। पांचवा घर बड़ा मजेदार घर है। पांचवा घर है आपकी ओवरऑल प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस का। एक व्यक्ति कहते हैं जी सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। अब धीरे धीरे जो भी लोग वास्तु के अंदर हैं, वो लोग क्या रिलेट कर पा रहे हैं कि आज की क्लास में हम करेंगे क्या। हैप्पीनेस के लिए कौन सा जोन होता है? ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। घर के अंदर 4 लोग बड़े खुश हैं, एक व्यक्ति है जो बड़ा उदास रहता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा। हमने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में वाटर फाउंटेन भी लगा लिया, हमने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर कलरफुल फ्लावर्स की पेंटिंग भी लगा ली, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसको बिठा भी दिया, तब भी वो व्यक्ति उदास का उदास, क्योंकि उसकी कुंडली के अकॉर्डिंगली घर का कोई और कोना
उसको ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा होगा। लेकिन हाँ, हमारे घर का ओवरऑल वास्तु के अकॉर्डिंगली बस उसकी लाइफ अच्छे तरीके से चल जरूर रही है। तो पांचवा घर हमारे इंजॉयमेंट को, हमारी हैप्पीनेस को गवर्न करता है, हमारे जीवन के अंदर के एंटरटेनमेंट को गवर्न करता है। एक व्यक्ति कहता है यार जीवन में कोई एंटरटेनमेंट रहा ही नहीं, तो हमारे एंटरटेनमेंट को गवर्न करता है पांचवा घर। पांचवा घर स्पोर्ट्स को गवर्न करता है, बहुत इंपॉर्टेंट घर है। जो भी लोग स्पोर्ट्स के अंदर हैं, स्पोर्ट्स के अंदर और बेटर करना चाहते हैं, तो पांचवा घर उसको गवर्न करता है। पांचवा घर हमारी क्रिएटिविटी को गवर्न करता है, आर्ट को गवर्न करता है, एक्शन को गवर्न करता है। पांचवा घर हमारी स्किल्स को भी गवर्न करता है, हमारी स्किल्स कितनी प्रखाड़ हैं, हम एक चीज के अंदर कितना और बेहतर तरीके से जा सकते हैं। पांचवा घर हीलिंग का घर भी है, ये आपको किसी भी प्रकार से बेहतरीन हीलिंग भी देता है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बीमार ही रहता हूं, मैं ठीक हो ही नहीं पाता, तो वहां पर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का पांचवा घर बोल क्या रहा है, और उसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अकॉर्डिंगली आप पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स करोगे, जिससे उसकी लाइफ और बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। पांचवें घर की जब हम बात करते हैं, तो ये घर शेयर मार्केट का भी है, जुए सट्टे का भी है, यानी कि स्पेकुलेटिव गेन्स का भी है। पर इसके लिए हमें इसको कभी एक्टिवेट नहीं करना, क्योंकि वास्तु इसकी कभी इजाजत नहीं देता। पांचवा घर आपके पहले बच्चे का भी है, पांचवा घर प्रेगनेंसी का भी है। किसी भी लेडी को प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हों, पहले बच्चे के जीवन में कोई दिक्कतें आ रही हों, तो पांचवें घर को देखा जाता है। पांचवा घर सोल्यूशन प्रोवाइडर भी है, आपके जीवन में हर तरह के सोल्यूशंस को ये प्रोवाइड कराता है और आपके जीवन को और बेहतरीन बनाता है। छठा घर, छठा घर इसको क्या कह दिया जाता है जनरली, इसको कह दिया जाता है रोग, ऋण और शत्रु। लेकिन ये बड़े मजेदार घर है, बहुत कमाल का घर है। हाँ, ये घर आपको डिजीज देता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति बीमार ज्यादा रहता हो, तो ऑब्वियसली हम छठा घर देखते हैं। छठा घर है जो आपको कर्जा भी देता है, यानी कि आपको कर्जदार भी बनाता है। छठा घर आपके एनिमीज को भी आपको देता है, आपके शत्रुओं को भी दिखाता है। वहीं पर जब हम छठे घर की बात करते हैं, तो इसमें हम देखते किन किन चीजों को है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी है, ये कंपटीशन का भी है। आपको किसी भी संदर्भ में अपने जीवन के अंदर कंपटीशन में जीत पानी है। किससे जीत पानी होती है? सामने वाले व्यक्ति से। इसको बोल दिया गया रोग, ऋण, शत्रु, लेकिन ये घर कंपटीशन का भी है, ये घर जॉब का भी है। किसी भी व्यक्ति की जॉब में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, जॉब लग ना रही हो, तो आप देखेंगे कि यही वो घर है जिसकी वजह से आपकी जॉब में ज्यादा दिक्कतें आती हैं। छठा घर लिटिगेशन का भी है, कोर्ट केस का भी है। कोई भी व्यक्ति को जीवन में कोर्ट केसेस, लिटिगेशन की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम छठे घर को भी देखते हैं। वहीं पर जो छठा घर है, वो आपके जीवन के अंदर छोटी मोटी अड़चनों का भी है। जब भी आप ये कहते हैं कि जीवन के अंदर अड़चने आती जा रही हैं, जीवन के अंदर अड़चने खत्म नहीं हो पा रही, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं छठे घर को जरूर देखते हैं। इसके बाद आ जाता है सातवां घर, बड़ा मजेदार घर है ये भी। सातवां घर है आपके पार्टनर का। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी मैरिज को। किसी भी व्यक्ति की मैरिज में ज्यादा इश्यूज आ रहे हो, किसी की मैरिज हो ना रही हो, तो भी रिस्पॉन्सिबल है। किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, तो भी इसी में दिक्कत है। सातवां घर दर्शाता है आपके बिजनेस पार्टनर को। आपका बिजनेस पार्टनर सही ना हो, तब भी प्रॉब्लम है। आपका बिजनेस पार्टनर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तभी इसी घर को देखा जाता है। ये घर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी बिजनेस प्लेस के लिए, क्योंकि ये जो घर है, ये आपके क्लाइंट फुटफॉल को दर्शाता है। कोई व्यक्ति कहता है कि क्लाइंट फुटफॉल बहुत कम है, तो क्लाइंट फुटफॉल आती है सातवें घर से। एक मजेदार चीज बताता हूं, क्लाइंट फुटफॉल सातवें घर से आती है। क्लाइंट का पैसा हमारी जेब के अंदर छठे घर से आता है। तो छठा घर ऐसा है जो क्लाइंट का पैसा हमारी जेब के अंदर भी लेकर आता है, यानी कि क्लाइंट कन्वर्जन। सातवां घर जो है आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा करने में भी आपकी बहुत बहुत मदद करता है। ये ओवरऑल आपकी बिजनेस प्लेस को भी दर्शाता है। कंप्लीट बिजनेस प्लेस आपका सातवां घर ही है। ये कुंडली के अंदर सारे के सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जो आज हम लोग जान लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद आठवां घर, ये है सबसे मजेदार घर, सबसे फेवरेट घर, क्योंकि यही घर है जो एस्ट्रो वास्तु का मूल है। ये घर है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का।
किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर चले जाओ, किसी भी व्यक्ति के बिजनेस प्लेस के अंदर चले जाओ, किसी भी व्यक्ति की जगह की प्रश्न कुंडली बना लो, किसी भी जगह का ऐसा कुछ कर लो, मात्र उस व्यक्ति के 8वें घर को स्टडी करके एक साइड पर लिख लेना और उसके बाद उसके पूरा एनालिसिस करके देखोगे, 8वां घर ये बता देगा कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में यही दिशा दिक्कत क्रिएट कर रही है। अब 8वां घर क्या है? 8वां घर है आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स का। ये आपकी जीवन के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, लेकिन मैं इसको ये भी कहता हूं कि ये घर है आपके जीवन के अंदर की ट्रांसफॉर्मेशंस का। आपके जीवन के अंदर किसी भी तरह की अनवांटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं 8वें घर से। 8वां घर आपके लिए पीड़ा का घर है। 8वां घर एक्सीडेंट्स का घर है। 8वां घर सर्जरी का है। 8वां घर सुसाइडल टेंडेंसीज का है। 8वां घर आपके ससुराल का भी है। अब अनवांटेड पीड़ा तो कहीं ना कहीं वहां से भी आई है आपके घर के अंदर या आपके जीवन के अंदर, या नहीं? नहीं। 8वां घर बेसिकली क्या है? अनअर्न्ड मनी को दर्शाता है, इसीलिए ये साथ में इन लॉस को दर्शाता है। पहला घर आप हैं, दूसरा घर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड है, 7वां घर आपका स्पाउस है, 8वां घर उनका परिवार है, उनका कुटुंब है। 8वां घर आपको हर तरह की इलीगल चीजों में लेकर जाने की कोशिश करता है, अनएथिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। 8वें घर की पीड़ाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इज नेवर प्लान्ड। आपको पता ही नहीं होता कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो एक सेकंड की बात है जब एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। 8वां घर ऐसा है जो आपके जीवन के अंदर एक ऐसी ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है कि एक बार के लिए आपका जीवन थम सा जाता है, आप सोचते हो कि ये क्या हो गया। तो यही वो घर है जो आपके जीवन के अंदर मेजर पीड़ा को लेकर आता है। अगर छठा घर बीमारी है तो 8वां घर क्रॉनिक डिजीज है, बड़ी बीमारी है। एक व्यक्ति को नॉर्मल एक छोटी बीमारी हो रही है, रोज वो व्यक्ति कभी कोई खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, सो के एक व्यक्ति को ज्यादा बीमारी हो रही है जिसकी वजह से उसको क्रॉनिक इलनेस की वजह से ज्यादा पीड़ा हो रही है, तो वो 8वें घर से ही आती है। जीवन में किसी भी प्रकार की पीड़ा को देखना है, 8वां घर तो हम स्टडी करेंगे ही करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका नवम भाव। नवम भाव यानी कि 9th हाउस है आपके फादर का, 9th हाउस है आपके गुरु का, 9th हाउस है आपकी हायर एजुकेशन का, 9th हाउस है आपकी कंसल्टेशंस का, 9th हाउस है आपकी किस्मत का, 9th हाउस है आपके लक का। एस्ट्रोलॉजी हम सीखते हैं 8वें घर से। 8वां घर ना रिसर्च का भी है। अब एस्ट्रोलॉजी भी तो एक छुपी हुई चीज है, इसके अंदर कितनी गहराई है, अकल्ट की फील्ड के अंदर कितनी गहराई है। हम कहते हैं ना यहाँ पर ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वी वेट फॉर द रिजल्ट्स, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। एक्चुअली 8वां घर एस्ट्रोलॉजी सीखने का है, 9वां घर एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन देने का है, किसी भी तरह की कंसल्टेशन देने का है। फॉरेन ट्रैवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है 9वां घर। कोई भी व्यक्ति का वीजा नहीं लग रहा तो कौन सा घर देखेंगे? 3rd and 9th बोथ। 3rd हाउस आपकी डॉक्यूमेंटेशन, 9th हाउस आपका फॉरेन ट्रैवल। अब आप देखो कि वीजा लगने में डॉक्यूमेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम है तो 3rd हाउस, उसके बाद 9th हाउस, आप फॉरेन ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, राइट। उसके बाद 10th हाउस। 10th हाउस जो है वो है हमारे प्रोफेशन का। कोई व्यक्ति कह रहा है यार मेरा तो करियर स्टेबल ही नहीं रहता, जॉब लग जाती है, ऐसा नहीं जॉब नहीं लगती, व्यापार करता हूं लेकिन बार बार बदलता रहता हूं, इसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है। 10th हाउस। 10th हाउस आपके स्टेटस का भी है। देखिए बड़ी स्वाभाविक सी बात है, एक व्यक्ति कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, बड़े सालों से काम कर रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो स्टेटस अपने आप बन ही जाता है ना। तो स्टेटस का, अदरवाइज भी अगर आपके स्टेटस के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तब भी हम 10th हाउस को देखते हैं। 10वां घर सरकार का भी है, सरकारी कामों का भी है। सरकारी कामों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती हो तो हम 10th हाउस को देखते हैं। मेनली हम ये देखते हैं कि आपकी आजीविका यहीं से चलती है, आपकी आजीविका यहीं से चलती है। कहां से? 10वें घर से।
10वां घर ऑल इन ऑल हमारे प्रोफेशन को, करियर को, स्टेटस को दर्शाता है, और साथ ही में ये हमारी आइडेंटिटी के साथ साथ हमारी आजीविका को भी दर्शाता है। यही इसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जब हम बात करते हैं 11वें घर की, 11वें भाव की, तो 11वां भाव क्या दर्शाता है? 11वां भाव है आपका सोशल सर्कल, या ये है समाज। चार लोग क्या कहेंगे, ये वही चार लोग हैं जो हमारे 11वें घर में बैठे होते हैं। जो 11वां घर है, यही घर है आपकी इच्छा पूर्ति का। अगेन वेरी 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 ऑस्पिशियस हाउस, जो आपकी हर तरीके की इच्छा को पूरी करता है। 11वें घर की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी सोसाइटी का है, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस का है, आपके दोस्तों का है। आपके दोस्त आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, सोसाइटी में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो पा रहे हो, आपको यार पता नहीं लोग मुझसे क्यों कटे कटे रहते हैं। अब जो लोग जनरल डेली जिनसे मिलते हो वो कौन है? वो 7वां घर है, राइट? 7वां घर क्या है? रोज जिसके साथ आप मिल रहे हो, बैठ रहे हो। 11वां घर आपका समाज है, जिनके साथ आप इन्वॉल्व होते हो। 11वां घर आपके दोस्त हैं। 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का है, और 11वां घर आपके बड़े भाई का भी है। ये घर को हम लाभ स्थान कहते हैं, जो हमारे जीवन में हर तरह की हमारी इच्छा को पूरी करने में मदद करता है। अब धीरे धीरे अपनी एक्साइटमेंट को और बढ़ाकर रखो। हमें पता लग गया हमारी किस्मत कहाँ बैठी है, 9वें घर के अंदर बैठी है। हमारा पैसा कहाँ बैठा है, दूसरे घर के अंदर बैठा है। हमारी इच्छा कहाँ बैठी है, 11वें घर के अंदर बैठी है। उसके बाद आ जाता है 12वां घर। 12वां घर है हमारे मोक्ष का स्थान। 12वां घर है हमारे एक्सपेंडिचर का भी। 12वां घर है हमारी हर तरीके की यात्रा। इसको फॉरेन सेटलमेंट का हाउस कहा जाता है। जेल यात्रा का भी यही घर है। कोई भी व्यक्ति को इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो तो तब भी हम 12th हाउस को देखते हैं। यही घर हॉस्पिटलाइजेशन का भी, एक व्यक्ति कहते हैं बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तब भी 12वां घर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 12वां घर मेजरली जब भी आप देखोगे तो आप इसको कनेक्ट करोगे आपके जीवन की आइसोलेशन से। एक व्यक्ति 12वें घर से दुनिया से आइसोलेट होता है। जब आप फॉरेन में सेटल हो जाते हो तो अपने घर वालों के साथ, सबके साथ आइसोलेट हो जाते हो, अपने कल्चर के साथ तो आइसोलेट हो ही जाते हो। जब भी आप 12वें घर को देखते हो, इसका क्या है? जेल यात्रा। अब कोई व्यक्ति जाता है तो वहां भी आइसोलेट हो गया। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, वहां पर भी वो अकेला ही है। तो 12वां घर आपको दुनिया से दूर लेकर जाता है। इस घर को बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ी रेमेडी है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करते रहिए, आप लोगों को जीवन के अंदर कोई दिक्कत आएगी नहीं, राइट? अब ये है हमारे 12 के 12 घरों के प्रभाव। तो यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए अपने 12 के 12 भाव, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। इसके अंदर और क्या लिखा होता है? इसके अंदर और लिखी होती हैं राशियां। ये है 1 से लेकर 12 नंबर तक राशियां, ठीक। अब इनके होते हैं साथ में लॉर्ड प्लैनेट्स। 1 नंबर का लॉर्ड प्लैनेट है मार्स, 2 नंबर का वीनस, 3 नंबर का मरकरी, 4 नंबर मून, 5 नंबर सन, 6 नंबर फिर से मरकरी, 7 नंबर वीनस, 8 नंबर फिर से मार्स, 9 नंबर जुपिटर, 10 नंबर सैटर्न, 11 नंबर सैटर्न, 12 नंबर जुपिटर। यहां तक समझ आया सब लोगों को? इस चीज को आप लोगों को याद भी करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंटरनेट से निकाल सकते हैं। आपको ये राशियां, ये राशियों के नाम नहीं याद करने, मत करो। आपको सिंपली क्या याद करना है? 1 और 8 मार्स है, 2 और 7 वीनस है, 3 और 6 मरकरी है, 4 मून है, 5 सन है। उसके बाद 9 और 12 जुपिटर है, 10 और 11 सैटर्न है। यहां तक क्लियर है? इतना आप लोगों को याद करना है। नहीं भी याद रहे, एक बार के लिए इसको लिख कर रख लो। इसके प्रभाव क्या होते हैं? अब एक बेसिक इंटरप्रिटेशन के अंदर जाते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ये चीजें प्रभावित कैसे होती हैं।
बड़े ही सिंपल मैनर के अंदर हम लोगों ने एक ये कुंडली को बनाया था। आप सब लोग अपनी अपनी कुंडली को इसी प्रकार से बना सकते हैं। जब भी आप अपनी कुंडली को देखते हो तो आपका एक भाव ये बताता है कि आपके जीवन के अंदर वो क्या कर रहा है। दूसरा भाव आपको क्या बता रहा है? पैसा, यही बता रहा है। हम ये देखते हैं अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली कि हमारे जीवन के अंदर पैसा आएगा कहां से। जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर पैसा कहां से आएगा, तो कैसे देखते हैं? अभी आप लोगों ने ये नंबर सारे देख लिए, ये सारे राशि नंबर्स एंड लॉर्ड प्लैनेट्स देख लिए, राइट? अब आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है? बड़े ही सिंपल तरीके से देखना है। आपके दूसरे घर में जो राशि बैठी है, आपके दूसरे घर में जो राशि बैठी है, सपोज करिए कि यहां पर राशि नंबर बैठ गई 8। बहुत आराम से समझा रहा हूं। सेकेंड हाउस में किसी व्यक्ति के 8 नंबर राशि बैठ गई। 8 नंबर राशि का लॉर्ड प्लैनेट कौन सा है? 8 नंबर राशि का लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। 8 नंबर राशि का लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। एक सेकंड के अंदर आप ये बता सकते हो कि इस व्यक्ति के जीवन में इसको पैसा आएगा तो आएगा कहां से। ये व्यक्ति का सपोज करिए ये मार्स बैठ गया 9वें घर में। ये व्यक्ति का मार्स बैठ गया 9वें घर में। दूसरे घर के अंदर 8 नंबर राशि, 8 नंबर राशि का लॉर्ड प्लैनेट मार्स, मार्स आ गया 9वें घर में। ये व्यक्ति को अपने जीवन में पैसा अपने पिता से, किस्मत से, हायर एजुकेशन से या कंसल्टेशन से आएगा। कैसा पैसा? बड़ा पैसा। इसको बड़ा पैसा कहां से आएगा? ये वेल्थ अक्यूमुलेट कैसे करेगा? ये कॉम्बिनेशन है जिससे आप इस व्यक्ति को समझ सकते हो। सपोज करिए कि ये व्यक्ति के यहां पर 7 नंबर लिखी हुई है, 7 नंबर लिखी हुई है और इसका ये लॉर्ड प्लैनेट बैठ गया यहां। 1 नंबर किसका है? स्वयं का। 1 नंबर किसका है? स्वयं का। 7 नंबर किसका है? आपके पार्टनर का, भले लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो या आपके बिजनेस प्लेस का। ये व्यक्ति का पूरा जीवन या इसकी मेन सेटिस्फैक्शन कहां पर होगी? अपनी बिजनेस प्लेस पर। ये व्यक्ति अपनी बिजनेस प्लेस के अंदर रहकर सबसे ज्यादा अपने आप को बेहतरीन महसूस करता होगा। इसका पूरी लाइफ की इन्वॉल्वमेंट उसी के अंदर मेजरली जाती होगी।